गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम, राम और नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम कल एक नई सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं एमसीक्यूज की, और इसी सीरीज में आज दूसरा हिस्सा है। अगले 100 क्वेश्चंस हम करेंगे। कुल मिला के 10 से 11 हज़ार क्वेश्चंस करने का हमारा टारगेट है। 100 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आएंगे। अभी 2-3 दिन 100 क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेकिन मंडे से डेली हम 200 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। मेरा आपसे वादा है कि 10 से 11 हज़ार क्वेश्चंस हम जुलाई और अगस्त के दौरान समाप्त करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जीके के 100 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान के केवल 2 जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, वो हैं अलवर और जयपुर। अलवर ऑप्शंस के हिसाब से सही उसका उत्तर है। अलवर और भरतपुर, सॉरी जयपुर नहीं है, अलवर और भरतपुर 2 हिस्से हैं जो एनसीआर क्षेत्र के अंदर आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर और भरतपुर 2 क्षेत्र आते हैं। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी पेटे, जिसे पाट कहते हैं, के स्तर के नीचे है? दोस्तों, पाट कहते हैं घग्गर नदी के बेसिन को। घग्गर नदी के बेसिन को पाट कहते हैं, और घग्गर नदी हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिलों में है। तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, हनुमानगढ़ या गंगानगर। तो ऑप्शंस के हिसाब से हनुमानगढ़ इसमें सही उत्तर है ऑप्शंस के हिसाब से। तो पाट जो है घग्गर नदी के मैदानी क्षेत्र को कहते हैं, घग्गर नदी के बेसिन को कहते हैं पाट, और इसमें हनुमानगढ़ दे रखा है क्योंकि घग्गर नदी जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 ही जिलों से होके गुजरती है। तीसरा ऑप्शन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है का युग्म देखते हैं। तो लू राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं, बिल्कुल सही है। मावट शीत ऋतु में होने वाली बरसात को मावट कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। भूवल्या वायु चक्रवात या भमर को भूवल्या कहते हैं, ये भी सही है। बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन बरखान नहीं साहब, ये गलत है। बरखान जो है बालू का स्तूपों का एक प्रकार है, बालू का स्तूपों का एक प्रकार है बरखान। वर्षा को ग्रामीण भाषा में नहीं कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा बरखान। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पाई जाने वाली काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? तो काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण जो हुआ है वहां से, वो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया से ही उस भौतिक विभाग बना है, ज्वालामुखी के उद्गार क्रिया से, और प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों से उस काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक वार्षिक भौतिक वर्षा हाड़ौती के पठार पर होती है, और हाड़ौती के पठार को दक्षिण पूर्व का पठारी भाग कहते हैं। और सबसे कम बरसात जो होती है वो पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में होती है। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियां को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। मालखेत की पहाड़ियों के नाम से सीकर जिले को जानते हैं। सीकर जिले में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं वो मालखेत की पहाड़ियां कहलाती हैं।
जबकि झुंझुनू में पाल खेत की पहाड़ियां कही जाती हैं। थोड़ा सा अंतर है शब्दों का, माल खेत की पहाड़ियां और पाल खेत की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन 110 नंबर, अरावली पर्वतमाला को निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो दोस्तों ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है शेर, तीसरे नंबर पे आती है दिलवाड़ा, तीनों ही सिरोही जिले के अंदर है, और चौथे नंबर पर जरगा आती है जो कि उदयपुर जिले के अंदर है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी। लेकिन हमसे पूछा है बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करनी है, तो बढ़ते क्रम के हिसाब से जरगा सबसे कम हो जाएगी, उसके बाद देलवाड़ा, फिर शेर, फिर गुरु शिखर, यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4 के हिसाब से 1 3 2 4 के हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा चौथा। चौथा ऑप्शन सही है, ये वाला। अगला पुरवैया क्या है? पुरवैया दोस्तों एक मानसूनी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से चलती हैं। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाओं को पुरवैया कहते हैं, क्योंकि ये मानसूनी हवाएं पूरब की तरफ से आती हैं, इसलिए इसका स्थानीय भाषाओं में नाम पुरवैया पड़ा है। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए प्राकृतिक प्रदेश और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, ये सुमेलित करना है। देखो ये है उत्तर पश्चिम का रेगिस्तान। रेगिस्तान की बात करें तो 61%, 61.11% क्षेत्रफल उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग का है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 23.46% है। इसमें राउंड ऑफ 23 दे रखा है, 23.46% पूर्वी मैदानी प्रदेश वो है। जबकि मध्यवर्ती पहाड़ियों का जो क्षेत्रफल है प्रतिशत के हिसाब से वो 9.3 है, इसमें 9 दे रखा है राउंड ऑफ में। 9.3 क्षेत्रफल मध्यवर्ती पहाड़ी पठार का है, और दक्षिणी पूर्वी पठार का जो क्षेत्रफल है वो राउंड ऑफ में 7 है। एग्जैक्ट की बात करें तो 6.49% दक्षिणी पूर्वी पठार आता है। तो ये हमारा उत्तर हुआ 4 4 2 1 3, 4 2 1 3 किसमें है? 4 2 1 3 4 2 1 3, ये सी उत्तर हुआ इसका। थार का मरुस्थल के संबंध में कौन से तथ्य सही नहीं है? हमें नहीं पे ध्यान देना है, नहीं है पूछा है। कौन से तथ्य सही नहीं है थार के मरुस्थल के संबंध में? यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, बिल्कुल सही है, विश्व के सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। देखो किसी भी भौतिक प्रदेश का जो ढाल देखा जाता है वो वहां की नदियों के बहाव से देखा जाता है, और पश्चिमी थार के मरुस्थल की जो मुख्य नदी है वो है लूनी नदी, और लूनी नदी का उद्गम अजमेर से होता है। ये अजमेर से नागौर की पश्चिमी सीमा बनाती हुई बाड़मेर जालौर होती हुई गुजरात की तरफ चली जाती है। अगर दिशाओं की बात करें तो पहले ये थोड़ी सी उत्तर की तरफ चलती है, थोड़ी सी उत्तर की तरफ चलती है। उत्तर की तरफ चलने के बाद में उत्तर पश्चिम दिशा से ये दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ जाती है, जो कि इसमें ऑप्शन में सही नहीं है। दक्षिण पूर्व दे रखा है, ये दक्षिण पश्चिम होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन यही सही होगा, ये उत्तर ही सही होना चाहिए। आगे चलते हैं, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इसके बाकी ऑप्शन दे रखे बबूल, फोक, दोगड़ा, केर का यहाँ प्रमुख वृक्ष मिलते हैं, बिल्कुल सही है ये बात। राजस्थान की जलवायु शुष्क एवं अत्यधिक विषम है, ये भी सही है। और बाजरा, मोट, ग्वार यहाँ की प्रमुख फसलें, ये सब सही है। वही ढाल वाला ही आंसर गलत है, जो ऑप्शन बी था, और ऑप्शन बी केवल बी यही असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन
राजस्थान में बृहद सीमा भ्रंश कहाँ फैला हुआ है? देखो, बृहद सीमा भ्रंश कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल। बृहद सीमा भ्रंश को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल जो है बूंदी से लेके सवाई माधोपुर के मध्य स्थित है। ये जो है हिमालय पर्वत और क्या नाम है, हाड़ौती के पठार के मध्य है। एक ग्रेट बाउंड्री फॉल है जो कि बूंदी जिले से लेकर सवाई माधोपुर जिले के मध्य स्थित है। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के किस क्षेत्र को घोड़े की नाल की आकृति वाले पर्वत कहते हैं? तो दोस्तों, ये रामगढ़ की पहाड़ियों को कहते हैं। कल भी शायद ये क्वेश्चन आया था। तो रामगढ़ की पहाड़ियों को, जो कि 12 जिले में फैली हुई हैं, वैसे रामगढ़ की पहाड़ियां 3 जिलों में हैं, इसके अलावा कोटा और बूंदी में भी इनका विस्तार है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर, झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो झालावाड़ जो है हाड़ौती के प्रदेश में आता है और हाड़ौती प्रदेश जो है दक्षिण पूर्वी इलाके में फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी, यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा किला प्राकृतिक निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, राजसमंद अरावली में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ में, जो कि अरावली में ही है। नाहरगढ़ जयपुर में है, जयपुर भी अरावली का पार्ट है। गागरोन नहीं है, गागरोन हाड़ौती के प्रदेश में आता है, गागरोन हाड़ौती के पठार पे आता है। तो गागरोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? ये पूर्व के मैदान के लघु प्रदेश है। पूर्व के मैदान का जब वर्गीकरण करते हैं तो पूर्व के मैदान का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया जाता है। एक तो बनास बेसिन, एक चंबल बेसिन और माही बेसिन। ये सब पूर्व के मैदान में आते हैं। और माही बेसिन का एक हिस्सा है छप्पन बेसिन। माही बेसिन का ही भाग है छप्पन के मैदान जो है। तो माही बेसिन और बनास बेसिन होने के कारण दोनों ही पूर्वी मैदान में आएंगे, जो कि पूर्वी मैदान के उप बेसिन है, वो है उप विभाग है वर्गीकरण के दौरान जब हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होते हैं? देखो, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सूर्य सबसे पहले धौलपुर में निकलता है और धौलपुर में ही सूर्यास्त होता है। सबसे पहले सूर्य धौलपुर में निकलेगा और धौलपुर में ही सूर्यास्त होगा। लेकिन धौलपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो फिर पूर्व की साइड का जो भी जिला होगा वहां पर सबसे पहले सूर्य निकलेगा। और पूर्व दिशा में जो जिला पड़ता है वो जिला है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 12 जिला, क्योंकि 12 जिला हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती का पठार दक्षिणी पूर्वी हिस्से में है, जबकि भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और सिरोही पूर्व दिशा में नहीं पड़ते हैं। भीलवाड़ा दक्षिण में पड़ता है, श्रीगंगानगर उत्तर में पड़ता है और सिरोही दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। इसलिए इसका उत्तर 12 जिला होगा। अगला क्वेश्चन 120 नंबर का, मावट क्या है? तो मावट दोस्तों शीत ऋतु में चलने वाली चक्रवाती बरसात है। चक्रवात के कारण जो बरसात आती है, शीत ऋतु में होने वाली राजस्थान में बरसात को मावट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है? तो पूर्वी हिस्से में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी जो है बंगाल की खाड़ी में जाता है। पूर्व हिस्से में बहने वाली मुख्य नदी चंबल है। चंबल और उसकी सहायक नदियां सभी चंबल में आके मिलती हैं। और चंबल नदी का पानी और बाणगंगा नदी का पानी, बाणगंगा नदी भी पूर्वी इलाके में बहती है, जयपुर से निकलती है, भरतपुर की तरफ जाती है। और ज्यादा पानी आने पर, वैसे आजकल ये आंतरिक प्रवाह की नदी हो गई है बाणगंगा नदी, लेकिन ज्यादा पानी आने पर ये अपना पानी जो है यमुना नदी में, आगरा में जाके यमुना नदी में छोड़ देती है। यमुना नदी गंगा नदी में और गंगा नदी
बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल ले जाती है। इसी प्रकार से चंबल नदी भी जमुना नदी में अपना जल विसर्जित करती है। तो पूर्वी मैदानी भाग में जितनी भी नदियां हैं उन सबका अधिकांश पानी जो है बंगाल की खाड़ी में जाता है। देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? दोस्तों, राजस्थान में काफी व्यर्थ भूमि है। व्यर्थ भूमि से मतलब बालू का स्तूप और बालू का स्तूप, पहाड़, पठार और वाली जो भूमि है जहां पर कि खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, वो जगह, ऐसी जगह जो है राजस्थान में कुल मिला के 20% है। देश की कुल भूमि का 20% भूमि अकेले राजस्थान में है, जिसे बंजर भूमि की संज्ञा देते हैं। अगला क्वेश्चन 123। राजस्थान एक भौतिक विभाग पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली नदियों के प्रवाह की दिशा किस ओर है? तो दोस्तों, जनरली तौर पर जो पूर्वी भौतिक विभाग है, ये मैं कई बार बताया है कि उसके जो ढलान की बात करते हैं, ढाल की बात करें तो नदियों के प्रवाह क्षेत्र से बात करते हैं। तो यहाँ पे नदी का ही प्रवाह क्षेत्र पूछा है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी है बाणगंगा नदी, जिसका प्रवाह क्षेत्र जो जयपुर से निकलती है और दौसा में प्रवाहित होती हुई भरतपुर में आके लुप्त हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा पूरब दिशा। पूरब दिशा इसका सही उत्तर होगा कि पूरब दिशा की ओर इसका ढलान है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो दोस्तों, बीहड़ भूमि का जो सर्वाधिक विस्तार है वो चंबल नदी के किनारे पर है। और चंबल नदी के किनारे पर चंबल नदी जो है 6 जिलों से होकर गुजरती है। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। सर्वाधिक घनत्व जो पाया जाता है वो सर्वाधिक घनत्व, बीहड़ भूमि का सर्वाधिक घनत्व जो है धौलपुर जिले के अंदर है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर जिले में। स्मरण रहे, बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार धौलपुर जिले में है, लेकिन सर्वाधिक घनत्व, अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक घनत्व किस जिले में है, ऑप्शन में दोनों दे रखे हो, सवाई माधोपुर और धौलपुर, तो सही उत्तर होगा धौलपुर। या पूछा जाए कि सर्वाधिक बीहड़ कहां पाए जाते हैं, तो ऑप्शन होगा उत्तर होगा धौलपुर। लेकिन सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए और ऑप्शन में सवाई माधोपुर भी हो, तो सवाई माधोपुर को सही करना है विस्तार के मामले में। तो इस ऑप्शन के हिसाब से उत्तर सही हो जाएगा धौलपुर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरावली की श्रेणियां की चौड़ाई व ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती है? तो दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की जो चौड़ाई है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ती है। और दक्षिण पश्चिम दिशा में किस दिशा से बढ़ती है? अगर हम दक्षिण पश्चिम दिशा की बात करें तो किस दिशा से बढ़ती है? ये बढ़ती है उत्तर पूर्व की दिशा से। उत्तर पूर्व यानी कि झुंझुनू से सिरोही की तरफ इसकी जो है चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बढ़ती है। झुंझुनू हमारा बिल्कुल उत्तर पूर्व के कोने पर है, वहां से स्टार्ट होती है और दक्षिण पश्चिम की दिशा में, सॉरी ये गलत उत्तर कर दिया मैं, बोल इसको रहा हूं, और यानी कि ये सही उत्तर हमारा ये वाला होगा, ये वाला सही उत्तर होगा, ये गलत है, ये उत्तर गलत। अगला क्वेश्चन 126 नंबर का, खादर क्या है? तो दोस्तों, खादर चंबल नदी का जो उत्खात एरिया होता है, चंबल नदी में जो उत्खात एरिया है, उत्खात मतलब ऊबड़ खाबड़, चंबल नदी के अपर्दन के द्वारा जो उत्खात एरिया का निर्माण होता है, जिसमें ऊबड़ खाबड़ एरिया होता है, उसमें से जो ऊंचे वाला क्षेत्र होता है, जहां ऊंचा क्षेत्र बनाया जाता है, उसे तो कहते हैं डांग, और जो नीचे वाला क्षेत्र होता है उसे कहते हैं खादर। यानी कि चंबल नदी के उत्खनन के, चंबल नदी के अपर्दन से, चंबल नदी द्वारा अपर्दन किया हुआ उसके साइड का एरिया, चंबल नदी के किनारे वाला जो एरिया जिसे अपर्दन किया जाता है, मिट्टी को काट के अपने साथ बहा ले जाया जाता है,
तो वहां पर बहुत सारे उत्खात एरिया यानी कि ऊबड़ खाबड़ एरियाओं का निर्माण करती है चंबल नदी। तो उस ऊबड़ खाबड़ एरिया में जो उच्च भूमि क्षेत्र होता है उसे डांग कहते हैं, और जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है उसे खादर कहते हैं। अतः सही उत्तर जो हो जाएगा वो चंबल नदी बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरी खड्ड युक्त बीहड़ भूमि जो है खादर कहलाती है। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला है, राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर या नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है? दोस्तों, अब कोई ऐसी नदी देखिए जिसका ढलान नीचे से ऊपर की ओर हो, यानी कि दक्षिण से प्रवेश करती हो और उत्तर की तरफ चलती हो, तो ऐसी नदी है हमारे यहाँ चंबल नदी। चंबल नदी जो है राजस्थान के दक्षिण से यानी कि चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और हाड़ौती के पठार में उत्तर की दिशा में बहती है। हाड़ौती प्रदेश के अंदर उत्तर दिशा में बहती है, लेकिन पूरब के मैदान में जाके वो फिर पूरब दिशा की ओर मुड़ जाती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली प्रमुख नदी चंबल नदी है, जो कि चंबल नदी जो है दक्षिण पूर्वी पठार की प्रमुख नदी है। अतः आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूरब का पठार। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं करना है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में पाई जाती हैं। जी बिल्कुल पाई जाती हैं बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में पाई जाती है। हाँ जी बिल्कुल पाई जाती है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर सोनार का किला बना हुआ है। सोनार का किला त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ है। ऋषिकेश सिरोही के अंदर है। हाँ जी है, बिल्कुल एक उच्च चोटी है सिरोही जिले के अंदर ऋषिकेश जो है। और मालखेत की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ हम ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, सीकर जिले में पाई जाती हैं, न कि जालौर जिले में। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में और पालखेत की पहाड़ियाँ झुंझुनू में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से जो सीमा मिलती है वो केवल 2 जिलों की मिलती है, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर 2 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, और उत्तर प्रदेश के भी 2 ही जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, वो है आगरा और मथुरा। बाकी ऑप्शंस में अलवर दिया हुआ है, अलवर हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, और धौलपुर तो यूपी के साथ बनाता है और एमपी के साथ भी बनाता है, लेकिन करौली केवल एमपी के साथ सीमा बनाती है। अतः सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर और धौलपुर। यही 2 जिले ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर का, निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन जिसे मारवाड़ का लघु माउंटेन कहा जाता है? दोस्तों मारवाड़ का लघु माउंटेन कहा जाता है, एक महादेव का मंदिर है। महादेव मंदिर है, एक तीर्थ स्थल है बाड़मेर के अंदर, जो कि पीपलुदा गांव में पड़ता है। पीपलुदा गांव के अंदर बाड़मेर में एक महादेव का मंदिर है, जिसे मारवाड़ का लघु माउंटेन या मारवाड़ का आबू कहा जाता है। पीपलुदा गांव के अंदर होने के कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा पीपलुदा। अगला क्वेश्चन, बालू का स्तूप बनने की आवश्यक दशा है? तो बालू का स्तूप किससे बनते हैं? रुकावट का होना, हवा की गति और विस्तृत क्षेत्र। उपर्युक्त सभी। दोस्तों उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कैसे होगा? बालू का स्तूप, राजस्थान में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो कुल मिला के 8 प्रकार के बालू का स्तूपों का वर्णन है। राजस्थान में बालू का स्तूपों का जब वर्णन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो बालू का स्तूप जो है 8 प्रकार के पाए जाते हैं। उन 8 प्रकारों में से एक प्रकार, ये तीनों जो है प्रकार हैं, रुकावट के होने की वजह से भी बालू का स्तूप बनते हैं, हवा की गति से भी बनते हैं, अनुदैर्य बालू का स्तूप जिसे कहते हैं, विस्तृत क्षेत्र में भी बनते हैं बालू का स्तूप। तो ये सही उत्तर सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? तो अभी भी हमने डिस्कस किया था इस चीज के बारे में कि लूनी नदी जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है।
तो लूनी नदी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? तो अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क जो है ये पश्चिमी रेगिस्तान में स्थित है, जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। और जैसलमेर जिला जो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का एक हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला में काली घाटी किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों काली घाटी जो है ये अलवर के अंदर है। काली घाटी अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, हाड़ौती का पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां किस नाम से जानी जाती है? तो हाड़ौती के पठार पर जो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें मुकंदरा हिल्स या क्या नाम है बूंदी श्रेणियां कहते हैं। मुकंदरा हिल्स या बूंदी श्रेणियां अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को कहा जाता है। किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा न्यूनतम है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान के 4 जिलों की लगती है। अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराज्यीय शब्द है। किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा न्यूनतम है? अंतरराज्यीय सीमा होती है ऐसी सीमा जो किसी राज्य के साथ लगी हो। तो टोंक दौसा 2 जिले तो ऐसे हैं जिसमें ऑप्शंस में जिसकी सीमा किसी राज्य से लगती ही नहीं है। इन जिलों के टोंक की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है, दौसा की सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है, ये अंतर्वर्ती जिले हैं। जयपुर की सीमा हरियाणा से लगती है जबकि बाड़मेर की सीमा गुजरात से लगती है। तो बाड़मेर इसका सही उत्तर है क्योंकि बाड़मेर की सीमा काफी कम स्थान पर लगती है। कम स्थान जयपुर का भी होता है लेकिन दूरी के हिसाब से बाड़मेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तसत किसे कहा जाता था? सप्तसत किसे कहा जाता था? सप्तसत जो है नाड़ौल को कहा जाता था। नाड़ौल क्षेत्र को सप्तसत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, नवसहस्र नाम से राजस्थान का कौन सा भाग जाना जाता है? तो नवसहस्र के नाम से राजस्थान का बाड़मेर वाला स्थान जाना जाता है। सॉरी, मारवाड़ को कहते हैं, मारवाड़ को कहते हैं नवसहस्र नाम से मारवाड़ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रावती क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? तो चंद्रावती जो है सिरोही को कहते थे। सिरोही का प्राचीन नाम चंद्रावती है। अगला क्वेश्चन 140 नंबर का, किस देश ने राज्य मरुस्थल में ओवरसीज इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन फंड की सहायता से वृक्षारोपण योजना क्रियान्वित कराई है? तो वो है दोस्तों जापान। जापान है जिसने कि इस तरह की योजना राजस्थान के अंदर लाए हैं। वृक्षारोपण की योजना को जापान में लेके आया गया है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? दोस्तों विष्णु पुराण के अंदर अरावली पर्वतमाला के लिए नाम जो यूज किए हैं वो नाम यूज किए, 3 नामों का इस्तेमाल होता है। वो 3 नाम कौन कौन से? विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग अरावली पर्वतमाला के लिए मेरू पर्वत शब्द का इस्तेमाल किया गया। मेरू के अलावा सुमेरु पर्वत भी कहा गया है। मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत और परिपत्र,
3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है अरावली पर्वतमाला में विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया है? मरुकांतर शब्द का प्रयोग रामायण के अंदर किया गया है और महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वाल्मीकि द्वारा मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है राजस्थान के लिए। अगला क्वेश्चन, सवालक किस भाग को कहते हैं? सवालक कहते हैं सांभर से नागौर के मध्य वाले भाग को। सांभर से नागौर के मध्य वाले भाग को सवालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 144 नंबर का क्वेश्चन है, सीकर से सांभर का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो सीकर से सांभर का भाग जो है वो अनंत गोचा के नाम से, अनंत गोचर के नाम से जाना जाता है। अनंत गोचर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला जो है धौलपुर है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। धौलपुर अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर दूसरा ऑप्शन नंबर भरतपुर का आता है। देवालिया वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो देवालिया जो है वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रतापगढ़ जिले का। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टान का आधारभूत वर्णन किसने किया है? तो प्री कैम्ब्रियन चट्टान का आधारभूत वर्णन करने वाले भूगोल वेता हैं, भूगोल वेता जो थे वो हैं ए एम हेरॉन। ए एम हेरॉन द्वारा प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा राजस्थान की 1070 किमी लंबी सीमा से लगी हुई है का अंतिम छोर कौन सा है? इस रेखा का अंतिम छोर कौन सा है? तो अंतिम छोर की बात करें दोस्तों, ये है साहगढ़। साहगढ़ बल्ख नाम का एक स्थान है बाड़मेर जिले में जो इसका अंतिम छोर है। सही उत्तर हो जाएगा साहगढ़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं, इनमें से न्यूनतम किस जिले की सीमा है? तो न्यूनतम जो सीमा बनाता है वो सीमा बनाता है बीकानेर। बीकानेर जिला न्यूनतम सीमा बनाता है। बीकानेर से अधिक सीमा जो बनाता है वो गंगानगर बनाता है। गंगानगर से अधिक बाड़मेर और सर्वाधिक सीमा जैसलमेर बनाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं। अधिकांश बड़े जिले जो है पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं। अधिकांश बड़े जिले पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। कौन कौन से बड़े जिले हैं? पश्चिमी क्षेत्र में ही सारे बड़े जिले पाते हैं, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, नागौर है। ये सब बड़े बड़े जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कि पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे सघन बसावट वाला रेगिस्तान कौन सा है? तो थार का मरुस्थल सबसे बसावट वाला क्षेत्र है। थार का मरुस्थल इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम का कितना अंतर होता है? दोस्तों राजस्थान में जो अक्षांशीय विस्तार में अंतर है वो लगभग 7 डिग्री के आसपास है और 7 डिग्री अंतर होने की वजह से सेल्सियस तापमान में लगभग हर डिग्री पर अप्रॉक्सीमेटली
डिग्री टेम्परेचर का अंतर पड़ता है। तो राजस्थान में लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर का अंतर आता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भाग व्याघ्र घाट कहलाता है? तो दोस्तों व्याघ्र घाट जो कहलाता है वो माही घाट कहलाता है। माही नदी का जो घाट है वो व्याघ्र घाट कहलाता है। और माही नदी दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है और केवल और मात्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ही माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अतः इसका सही उत्तर डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा। व्याघ्र क्षेत्र जो है वहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 154 नंबर, किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है? तो दोस्तों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है जैसलमेर से गुजरती है, क्योंकि 69 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान में देशांतरों का प्रारंभ होता है और तो जैसलमेर का फैलाव काफी बड़ा है, तो जैसलमेर से ही 70 डिग्री देशांतर गुजरता है। जबकि 78 डिग्री देशांतर की बात करें तो वो धौलपुर जिले से गुजरता है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से सीमा बनाने वाले जिले हैं सिरोही, गुजरात से सीमा बनाता है। डूंगरपुर गुजरात से सीमा बनाता है। प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है और बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 जो है ऑप्शन में है सी में, ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा पर को नहीं छूती है? तो दोस्तों अंतर्वर्ती जिला देखना है। इसमें अंतर्वर्ती जिला जो है बूंदी है। बूंदी की सीमा किसी भी राज्य के किसी भी अन्य राज्य को नहीं छूती है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो बूंदी हो जाएगा। इसके अलावा जो इसमें बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग डूंगरपुर की सीमा गुजरात से लगती है, भीलवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और झुंझुनू की सीमा हरियाणा से लगती है। राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? ब्लू सिटी किसे कहते हैं? तो दोस्तों ब्लू सिटी जो है जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान की के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के तौर पे कहते हैं। राजस्थान का महात्मा गांधी गोकुल भाई भट्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? तो दोस्तों राजस्थानी प्रथम फिल्म का नाम क्या था? क्वेश्चन हमारा ये है। तो प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम था निजरानो या नजराना। नजराना जो है पहली राजस्थानी फिल्म थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा नजराना। अगला क्वेश्चन, किस जिले में सूर्योदय की किरणें सबसे पहले आती हैं? तो दोस्तों धौलपुर जिला है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है और सूर्यास्त भी सबसे पहले होता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, जबकि राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं और राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। जल महल की नगरी किसे कहा जाता है? तो जल महल की नगरी भरतपुर स्थित डीग को कहा जाता है। भरतपुर स्थित डीग डीग जो कि एक तहसील है आज वर्तमान में, इसे जल महल की नगरी कहते हैं। यहाँ जल महल बने हुए हैं जो कि महाराजा सूरजमल के द्वारा बनवाए गए थे। राजस्थान का
उत्तर तोताद्री किसे कहा जाता है? राजस्थान का उत्तर तोताद्री किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गलता जी को। गलता जी को राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहा जाता है और गलता जी जयपुर जिले में पड़ती है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से एवं मध्य प्रदेश से मिलती है? तो दोस्तों धौलपुर जिला ऐसा है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जिलों से मिलती है। भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मिलती है, जबकि करौली और सवाईमाधोपुर की सीमा केवल मध्य प्रदेश से मिलती है। तो धौलपुर जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय राज्यों की संख्या जो है 5 है। 5 राज्य जो राजस्थान के साथ में अपना बॉर्डर साझा करते हैं, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये वो 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन 166 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो दोस्तों विंध्य पर्वत श्रेणियों का जो विस्तार मानी जाती है वो मुकंदरा की पहाड़ियां मानी जाती हैं, और जो कि मुकंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती के अंदर पड़ती हैं। मुकंदरा की पहाड़ियों को ही अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए हुए हैं जिलों के नाम और दूसरी तरफ दिए हुए हैं पर्वतों के नाम। दोस्तों आइए हम बात करते हैं एक एक करके सबके। तो जयपुर, बैराट जो है जयपुर से मिलता है। बैराट जयपुर के अंदर है। इसके अलावा बात करते हैं हम अलवर की, तो अलवर भानगढ़ से मिलता है। अलवर में भानगढ़ की श्रेणियां हैं। सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ है। सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ है, जबकि जालौर में झारोल पर्वत है। अब इसके ऑप्शंस के हिसाब से सही उत्तरों का मिलान कर लेना। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 168 क्वेश्चन। भीलवाड़ा अलवर अजमेर राज्य किस प्राकृतिक भूभाग का अंग है? तो दोस्तों ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का अंग है। नहीं साहब, भीलवाड़ा अलवर और अजमेर इनमें होके बनास नदी गुजरती है। इन तीनों जिले अलवर में होके नहीं गुजरती, सॉरी, सवाईमाधोपुर में होके गुजरती है। भीलवाड़ा अलवर अजमेर जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश के हिस्से। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो कि 10 जिलों से होकर गुजरता है। 10 जिले अरावली पर्वतीय प्रदेश में आते हैं, उनमें से भीलवाड़ा अलवर और अजमेर जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश में आते हैं। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बैठकर राजस्थान के किस भू आकृति प्रदेश की स्थलाकृति को देखा जा सकता है? तो दोस्तों दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स के अंदर है, रायसीना हिल्स पर है, और रायसीना हिल्स जो है अरावली का एक हिस्सा है। अरावली का एक पार्ट है रायसीना हिल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली श्रृंखला से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विश्व का प्राचीनतम पर्वत पाया जाता है। जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं उनका सही उपर्युक्त नाम बताएं। तो दोस्तों गोंडवाना लैंड का जो भाग है राजस्थान में वो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके अलावा हाड़ौती का पठार भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसमें हाड़ौती का पठार उत्तर नहीं है, इसलिए गोंडवाना लैंड का सही उत्तर जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा अरावली का पर्वत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से
मरुस्थलीय भाग में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? तो मरुस्थलीय भाग में जो वनस्पति पाई जाती है वो मरुद्भिद वनस्पति कहलाती है, मरुद्भिद वनस्पति कहलाती है। और सेवण घास तो पाई जाती है लेकिन बेर नहीं पाई जाती ऑप्शंस के हिसाब से। धनिया मेथी नहीं होती है वहां पर। इसके अंदर बबूल और फोग होते हैं। बबूल और फोग पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलियां हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा बबूल और फोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 172 क्वेश्चन नंबर। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भौतिक प्रदेश में है? तो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में है और उसका नाम है मरु उद्यान। मरु उद्यान जो है राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कुल मिला के राजस्थान में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है। 26 वन्य जीवों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है मरु उद्यान है, जो कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी प्रदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाए गए कच्चे पक्के कुओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, कच्चे कुओं को तो जोहड़ कहा जाता है और पक्के कुओं को नाड़ा कहा जाता है। ये जो है कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में बनाए जाते हैं, या तो कांतली नदी के अंदर बनाए जाते हैं या उनके किनारों पर बनाए जाते हैं। कच्चे कुओं के द्वारा यहाँ पर जल संरक्षण किया जाता है, और जो कच्चे कुओं से जल संरक्षण किया जाता है उसे जोहड़ कहते हैं, और जो पक्के कुएं बनाए जाते हैं उस एरिया में उसे नाड़ा कहते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है यहाँ पर, अतः ऑप्शन सी सही होगा, ए व बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान के मरुस्थलीकरण का नहीं है? नहीं है देखना है, राजस्थान के मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, अतिचारण मरुस्थलीकरण का कारण होता है। शहरीकरण इसके लिए उत्तरदायी कारण नहीं हो सकता है शहरीकरण, क्योंकि शहर बसाने से या घर बनाने से मरुस्थल नहीं होते हैं। शहर तो बाकी राजस्थान, बाकी भारत के अंदर भी बसे हुए हैं, तो शहरीकरण इसका कारण नहीं हो सकता। वनोन्मूलन इसका कारण हो सकता है। अनुचित मृदा और जल प्रबंधन इसका कारण हो सकता है, अतः सही उत्तर हो जाएगा शहरीकरण। हर्ष की पहाड़ियां स्थित हैं। तो दोस्तों, ऑप्शंस के हिसाब से हर्ष की पहाड़ियां जो है वो सीकर जिले के अंदर स्थित है। कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं, हर्ष की पहाड़ियां अलवर जिले के अंदर स्थित है, लेकिन हर्ष पर्वत सीकर जिले के अंदर स्थित है। पहाड़ी और पर्वत का डिफरेंस याद रखें कि हर्ष की पहाड़ी या हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी या हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर जिले में है, जबकि हर्ष पर्वत या हर्षनाथ का पर्वत सीकर जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन 176, हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत, इन दोनों के बीच में अरावली पर्वतमाला आती है। हिमालय पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य अरावली पर्वतमाला आती है, और इन दोनों के मध्य जो सबसे ऊंची चोटी आती है वो गुरु शिखर आती है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण है, आंतरिक जल प्रवाह का जो उत्तम उदाहरण है वो शांबर झील है। शांबर झील के अंदर कई नदियां आके मिलती हैं, 3-4 नदियां आके मिलती हैं सांबर झील में। तो आंतरिक जल प्रवाह का सबसे बढ़िया उदाहरण सांबर है। सांबर झील में अपना जल छोड़ती हैं कई नदियां। लाठी सीरीज क्षेत्र संबंधित है, लाठी सीरीज क्षेत्र संबंधित है। तो लाठी सीरीज जो है एक भूगर्भीय जल पट्टी है। ये जो लाठी सीरीज है ये है जैसलमेर जिले के अंदर, और जैसलमेर जिले में एक भूगर्भ जल पट्टी है जिसे लाठी सीरीज कहते हैं, और यही सही उत्तर है। भूगर्भीय जल की चौड़ी से
जल सीरी चौड़ी पट्टी से है, भूगर्भीय जल पट्टी है लाठी सीरीज, जहाँ की सेवण घास पाई जाती है। सेवण घास, ये इसका जो फैलाव है ये मोहनगढ़ से लेके पोकरण के मध्य, मोहनगढ़ से पोकरण के मध्य लाठी सीरीज का विस्तार है। लगभग 64 किलोमीटर लंबी है, 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर का इसकी लंबाई है। अगला, वायु घाटियां, विंड गैप्स पाई जाती हैं। विंड गैप कहाँ पे पाई जाती है? तो विंड गैप जो है अजमेर के अंदर पाई जाती है। अजमेर में अरावली पर्वतमाला सबसे कम ऊंची है और सबसे कम विस्तृत है, और यहाँ पर जो पहाड़ियों के बीच में जो बड़ा बड़ा गैप है इसे विंड गैप कहते हैं। कहते हैं कि हवा के कारण यहाँ पे अरावली पर्वतमाला का अपर्दन हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 180 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरावली में स्थित नहीं है? तो दोस्तों अरावली में दर्रा खैबर दर्रा नहीं है, खैबर दर्रा अरावली में स्थित नहीं है, बाकी सभी दर्रे अरावली का पार्ट है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार कहां पर है? अभी हमने 1 मिनट पहले डिस्कस किया, अजमेर जिले के अंदर सबसे कम विस्तार है अरावली पर्वतमाला का और सबसे कम ऊंचाई भी पाई जाती है। मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया। सीकर जिले के अंदर है मालखेत की पहाड़ियां, और पालखेत की पहाड़ियां झुंझुनू जिले के अंदर है। मैं भी बार बार आपको रिपीट कराता रहूंगा और याद करा दूंगा इस बात को। सीकर में स्थित पहाड़ियां जिस पर प्रसिद्ध जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है, तो वो कौन सी है? दोस्तों हर्ष की पहाड़ियां हैं। हर्ष की पहाड़ियों पर जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है और हर्ष मंदिर भी बना हुआ है। हर्ष मंदिर भी हर्ष पर्वत पर है और जीर्ण माता का मंदिर भी हर्ष पर्वत पर है। मालानी पर्वत श्रृंखला स्थित है। मालानी पर्वत श्रृंखला जो है जालौर जिले के अंदर, जालौर से लेके बालोतरा तक ये फैली हुई है। ये जो है मुख्यतः जिसका विस्तार जालौर में है, लेकिन ये बालोतरा तक इसका विस्तार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे कम विस्तृत, राजस्थान का नहीं, सबसे कम विस्तृत क्षेत्र राजस्थान का कौन सा भू आकृति है जो कि सबसे छोटा है? और सबसे छोटा जो है दक्षिणी पूर्वी का पठारी प्रदेश है। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश इसका सही उत्तर है। ये वाला। अगला क्वेश्चन, यदि अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती तो मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता? यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती तो मानसून से राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता? दोस्तों इससे जो मानसून में प्रभाव पड़ता वो प्रभाव ये पड़ता कि इससे क्या है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर बरसात अधिक होती। जो अरब सागर से मानसून आते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा अरब सागरीय शाखा से जो मानसून आते हैं वो फिर अरावली पर्वत से टकरा के यहीं बरसते, अरावली पर्वत से टकरा जाते और अरावली पर्वत से टकराने के बाद राजस्थान के अंदर अत्यधिक बरसात होती। राजस्थान शुष्क प्रदेश नहीं होता, पश्चिमी राजस्थान जो आज शुष्क प्रदेश है वो अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता, अत्य आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र होता। तो ये इसका प्रभाव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक बरसात होती, पूर्वी राजस्थान में अधिक बरसात होती, वर्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इनमें से कोई नहीं। तो प्रभाव तो पड़ता, देखो इन सब में पड़ता, वर्षा पे प्रभाव पड़ता, पूर्वी राजस्थान में भी अधिक बरसात होती, लेकिन जो है सही और सटीक उत्तर इसमें से पश्चिमी राजस्थान वाला ही है। 187, पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो वो समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो कि अरावली के पैरेलल चलती है। अरावली के साथ साथ 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है
जो कि पश्चिमी राजस्थान को और पूर्वी राजस्थान को विभाजित करती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इससे पश्चिम की तरफ कम बरसात होती है 50 सेंटीमीटर से, और पूरब की तरफ 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात होती है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति अवशेष एवं जीव अवशेष पाए जाने का अनूठा उदाहरण कहाँ है? तो दोस्तों आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, जो कि मरु उद्यान के अंदर पाया जाता है, जैसलमेर जिले में स्थित है। अकलवुड फॉसिल्स पार्क अकल गांव में जैसलमेर जिले के अंदर है, जहां से के जुरैसिक कालीन वनस्पतियों के सबूत पाए गए, जुरैसिक कालीन वनस्पतियों के सबूत पाए गए, वो है अकलवुड फॉसिल्स पार्क। 189 नंबर का क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान के आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश शेखावाटी प्रदेश का संबंधित भाग है। तो दोस्तों शेखावाटी प्रदेश के अंदर 3 जिले आते हैं, झुंझुनू, चूरू और सीकर, ये 3 जिले आते हैं। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र पूछा है, प्रवाह प्रदेश पूछा है, बेसिन पूछा है, तो ये मुख्यतः नदी सीकर से निकलती है और झुंझुनू में होकर चलती है। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर और उत्तरी नागौर, ये सभी जो है इसके प्रवाह क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि उत्तरी नागौर का भी थोड़ा सा हिस्सा इसके बेसिन के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 190 नंबर का, 190 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं एक एक करके। तेज हवाओं के कटाव के कारण बंजर भूमि उपजाऊ भूमि में बदल जाती है। कैसे बदल सकती है? तेज हवाओं से बंजर भूमि उपजाऊ भूमि में कैसे बदल जाएगी? उल्टी बंजर भूमि का विस्तार होगा। अगला क्वेश्चन, थार के मरुस्थल में पर्याप्त वर्षा होती है? संभव ही नहीं है। थार का मरुस्थल ही क्यों होता है जब पर्याप्त वर्षा होती तो? अगला ऑप्शन, राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग में भूमि रेत से ढकी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन सही है, स्थल सही है जो राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में सही है। और अगला ऑप्शन क्या है? मरुस्थल में ऊंचे टीले वाले क्षेत्रों में घने वन पाए जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल बनी नहीं पाए जाते, मरुस्थल वाले क्षेत्रों में तो बनी नहीं पाए जाते हैं। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन 191, महान भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है? तो दोस्तों महान भारतीय मरुस्थल जो है वो श्रीगंगानगर से बाड़मेर तक फैला हुआ है। महान भारतीय मरुस्थल जो है गंगानगर का पश्चिमी हिस्सा आता है इसके अंदर, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर वाले इलाके को कहते हैं महान भारतीय मरुस्थल। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 192। देखिए, रेखीय लंबवत पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का सौर महोदय ने कितने भागों में विभाजित किया है? दोस्तों सौर एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने राजस्थान के थार के मरुस्थल को केवल 3 भागों में वर्गीकरण किया था। अगर ये आपको अभी तक नहीं पता है तो दोस्तों आज हमारा इसका वीडियो आएगा, थार के मरुस्थल का वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। तो थार के मरुस्थल के वर्गीकरण में आप आज इस चीज को देख लेंगे हमारे वीडियोस के अंदर, जो कि हमारा वीडियो जो आएगा शाम को 4 बजे आएगा। इस वीडियोस में आप शाम को 4 बजे जरूर देखें इस वीडियोस को, आज शाम को 4 बजे, जिसमें हम सारे जितने भी भूगोल वेदाओं ने थार के मरुस्थल का वर्गीकरण किया है। इससे पहले हमने बताया था कि 8 प्रकार से वर्गीकरण किया है और सर्वमान्य 8 प्रकार का ही है। उन 8 प्रकारों को भी पढ़ेंगे हम, इनके 3 प्रकारों को भी देखेंगे, कौन कौन से 3 प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है। ये सब हम जो है आज शाम को 4 बजे हमारी क्लास आएगी, आप उसमें जरूर शामिल हो।
किस बालुका की आकृति महिलाओं के बालों की पिन से मिलती जुलती है? तो दोस्तों ऐसे हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप इसीलिए इनका नाम रखा गया है क्योंकि इनकी आकृति महिलाओं के बालों में लगाने वाली पिन के समान है। अगला क्वेश्चन, टीबों का अपर्दन रोकने का प्रयोग में की जाने वाली वनस्पति कौन सी है? तो वो है कुमटा। कुमटा वनस्पति है जो टीलों के अपर्दन को रोकने के लिए काम में लेते हैं। राज्य में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बाड़मेर में पाई जाती है। बाड़मेर और जालौर में। बाड़मेर के बालोतरा में लूनी नदी जो बालोतरा तक मीठी होती है, लेकिन बालोतरा में आने के बाद वो खारी हो जाती है। रीजन कि बालोतरा के अंदर लवणीय चट्टानें पाई जाती हैं और जब वो लवणीय चट्टानों से गुजरती है तो वो नदी जो है खारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भाकर की पहाड़ी सिरोही के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भाकर की पहाड़ी सिरोही के पूर्वी सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिरोही क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 197, अर्ध शुष्क मैदान के किस प्रदेश को पश्चिमी पूर्वी सीमा क्रमशः 25 व 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा द्वारा विभाजित करती है? तो दोस्तों वो है घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान के एक तरफ होके 50 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है, जबकि दूसरी तरफ से 25 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है। तो घग्गर के मैदान को यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले प्रदेश को जो है 50 सेमी और 25 सेमी वाली वर्षा रेखा अलग करती है। बरखान नामक संरचना अधिकतर मरुस्थल के किस भूभाग में पाई जाती है? तो दोस्तों बरखान जो है बालू का स्तूप का एक प्रकार है और बालू का स्तूप पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी भाग में। अगला क्वेश्चन 199 नंबर का, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों 10.41%। इसका सही उत्तर है 10.41% राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल के तुलना में। पश्चिमी क्षेत्र नागौर में अधिकांशतः बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार के पाए जाते हैं। नागौर में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि पवनों के द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है। और इनमें एक भाग इनका तीव्र ढलान वाला होता है, जबकि एक भाग जो है कम ढलान वाला होता है। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो प्लाया झीलें क्या होती हैं? हमने शायद इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है, प्लाया झील के बारे में। अगर नहीं किया है तो दोबारा बता देते हैं। वैसे किया है पिछली क्लास के अंदर हमने प्लाया झील। प्लाया झील होता है दो उच्च भागों के अंदर, दो बालू का स्तूपों के मध्य एक निम्न भाग होता है। वो निम्न भाग में वर्षा का जल जो एकत्रित हो जाता है और अस्थायी झील का जो निर्माण होता है उससे प्लाया बनता है। प्लाया झील कहते हैं उनको। जो अस्थायी झीलों का निर्माण होता है वो प्लाया झील कहलाते हैं। और ये अस्थायी झीलों का निर्माण या बालू का स्तूप जो मिलते हैं वो थार के मरुस्थल में मिलते हैं, क्योंकि बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न क्षेत्र होता है जहां वर्षा जल भर जाता है, अस्थायी तौर पर अस्थायी झीलें बन जाती हैं, वो प्लाया झील कहलाती है। अगला क्वेश्चन 202 नंबर का, मरुस्थल क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि जिन बालू का स्तूपों से होती है वो बालू का स्तूप कौन से हैं? तो दोस्तों वो बरखान है। बरखान जो बालू का स्तूप है वो चलते हुए बालू का स्तूप है, गतिशील है, इसलिए सर्वाधिक हानि जो होती है वो बरखान से होती है। पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी और मुख्य नदी लूनी नदी है। भाकर व भोराट के पठार अरावली श्रृंखला के किस भाग में स्थित हैं? तो ये दक्षिणी अरावली में स्थित है। भाकर जो है सिरोही जिले में पाए जाते हैं और भोराट का पठार भी सिरोही जिले के अंदर है।
सिरोही भी नहीं है, बोराट का पठार, उड़िया का पठार है सिरोही जिले के अंदर। उड़िया का पठार और आबू का पठार तो सिरोही जिले के अंदर आता है, लेकिन बोराट का पठार जो है ये उदयपुर और राजसमंद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य अरावली क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में फैला हुआ है? मध्य अरावली क्षेत्र जो है वो अजमेर को कहते हैं। अजमेर को मध्य अरावली क्षेत्र माना जाता है, जो कि अरावली के मध्य में है। और अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, डोरा पर्वत चोटी स्थित है। तो डोरा पर्वत चोटी जो है जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में डोरा पर्वत स्थित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आपने हमारा वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।